हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है किराया क्रय पद्धति। किराया क्रय पद्धति यानी कि हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, किराया क्रय पद्धति क्या होता है, पहले इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं। किराया क्रय पद्धति वास्तव में उपभोक्ता सेवा के लिए उठाया गया एक सार्थक कदम है। यह माल के क्रय विक्रय की एक विशेष प्रकार की प्रणाली है। इसके अनुसार क्रेता और विक्रेता के मध्य इस प्रकार का अनुबंध होता है कि क्रेता माल की कीमत विक्रेता को धीरे धीरे यानी कि किश्तों में देने का वचन देता है। ये किश्त सामान्यतः मासिक होता है, किंतु अनुबंध के अनुसार त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक यानी कि मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है या ईयरली भी हो सकता है या अन्य कोई प्रकार हो सकता है। लेकिन इन किस्तों के लिए सामान्यतः एक तिथि निर्धारित कर दी जाती है और उसी तिथि में उसका भुगतान करना होता है। किराया क्रय पद्धति में अनुबंध के अनुसार माल क्रेता को दे दिया जाता है और क्रेता माल का प्रयोग या उपयोग करने का अधिकारी बन जाता है या हो जाता है। परंतु जब तक अंतिम किस्त का भुगतान क्रेता द्वारा विक्रेता को नहीं किया जाता, तब तक माल का स्वामी या वास्तविक स्वामी विक्रेता ही होता है। यदि क्रेता किस्त का भुगतान किसी कारण से नहीं कर पाता है, तो विक्रेता को अपने माल वापस लेने का अधिकार होता है और क्रेता ने जितनी राशि का भुगतान कर दिया है विक्रेता को, वह राशि एक किराए के रूप में या उसके प्रयोग के बदले में किराया मान करके रख लेता है विक्रेता। इसी कारण से इस पद्धति को किराया क्रय पद्धति कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक सुविधा दी जा रही है क्रेता को कि आप पूरा पैसा नहीं होने पे भी उस वस्तु को क्रय कर सकते हैं और धीरे धीरे आप उसका भुगतान किस्तों में कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं किराया क्रय पद्धति। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मदे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसमें आप देखेंगे पहला पॉइंट किराया क्रेता, हायर परचेजर। हायर परचेजर होता कौन है? तो वह व्यक्ति जिसने किराया क्रय अनुबंध के अनुसार माल के स्वामी से माल पर अधिकार प्राप्त कर लिया है अथवा प्राप्त करता है, उसे हम कहते हैं क्रेता। ठीक है, मतलब जिसने किसी दूसरे व्यक्ति से माल प्राप्त किया है या माल का अधिकार प्राप्त किया है, वो व्यक्ति किराया क्रेता कहलाएगा। और स्वामी कौन कहलाएगा? तो स्वामी वह व्यक्ति कहलाएगा जिन्होंने माल को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा है या किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार दिया है, माल का अधिकार दे दिया है अथवा माल का उपयोग करने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को दिया है, तो वह व्यक्ति माल का स्वामी कहलाता है। तीसरा पॉइंट है नगद मूल्य, कैश प्राइस। कैश प्राइस वास्तव में क्या है? तो रोकड़ मूल्य वह मूल्य है जिस मूल्य पर क्रेता विक्रेता से नगद रूप में माल क्रय कर सकता है। मतलब आज की डेट में अगर मैं पूरा अमाउंट पेमेंट करना चाहूं, तो मैं जो राशि आज दे सकता हूं या देता हूं तय होता है, वह राशि कहलाता है नगद मूल्य। ठीक है, चौथा पॉइंट किराया क्रय मूल्य, हायर परचेज प्राइस। क्या चीज होता है हायर परचेज प्राइस? तो हायर परचेज प्राइस रोकड़ मूल्य प्लस रोकड़ जो बाकी है, जिनका अमाउंट हमने पेमेंट नहीं किया है, उस अमाउंट पे ब्याज की राशि दोनों मिलाकर के हमको भुगतान करना होगा। तो वो जो टोटल अमाउंट कहलाएगा वो अमाउंट है किराया क्रय मूल्य। इसको आप फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग प्राइस। ठीक है, हायर परचेज प्राइस शॉर्ट में लिख दिया मैंने, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस नगद मूल्य प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग प्राइस, यानी कि जितनी राशि
बाकी है, जिनका भुगतान अभी नहीं किया गया है, उस राशि पर ब्याज जो लगेगा, उस ब्याज को मिला करके हम जो पेमेंट करने वाले हैं टोटल अमाउंट, वो कहलाएगा हायर परचेज प्राइस। ठीक, चलिए फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर दिया है शुद्ध नगद मूल्य, नेट कैश प्राइस। नेट कैश प्राइस क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए कोई क्रेता कोई वस्तु क्रय करता है, तो विक्रेता को क्रय करते समय कुछ राशि का भुगतान भी करता है। तो जो राशि भुगतान करता है उसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट या डिपॉजिट अमाउंट। कुछ अमाउंट हम डिपॉजिट करा देते हैं उनके पास, और बाकी जो राशि रहता है वो किस्तों में पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो जो किस्त में हमको पेमेंट करना है, जितना अमाउंट बचा हुआ है, वो अमाउंट कहलाता है नेट कैश प्राइस। और इसको फॉर्मूले के रूप में भी आप लिख सकते हैं, नेट कैश प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस माइनस पेमेंट और डिपॉजिट्स। जितना डिपॉजिट किया गया है वो माइनस हो जाएगा, तो बचा हुआ अमाउंट जो कहलाएगा वो कहलाएगा शुद्ध नगद मूल्य। फिर आते हैं कुल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट वह राशि है जिसमें किराया क्रय मूल्य का रोकड़ मूल्य से जो अंतर आता है वो राशि ब्याज कहलाएगा या कुल ब्याज कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? मतलब हायर परचेज प्राइस में माइनस कर दे हम कैश प्राइस को, तो जो अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक, फॉर्मूले के रूप में टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, नगद मूल्य। इन दोनों के अंतर की राशि ब्याज कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं किराया क्रय पद्धति की विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं किराया क्रय पद्धति के। पहला पॉइंट है इसमें अनुबंध का होना। ठीक, तो क्रेता और विक्रेता जो वस्तु क्रय कर रहे हैं और जो वस्तु बेच रहे हैं, उन दोनों के बीच एक अनुबंध होता है। जो क्रय करता है उसको कहते हैं हायर परचेसर, और जो बेचता है सामान को उसको कहते हैं हायर वेंडर या हायर सेलर। और ये दोनों के बीच में अनुबंध होने के बाद ही वस्तु का क्रय विक्रय माना जाता है। दूसरा पॉइंट आपने लिखा है उधार पर बिक्री, सेल ऑन क्रेडिट। यहाँ पर जो सामान बेचा जाता है, क्रेता को शाख सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से किराया क्रय पद्धति का जन्म हुआ था, और यही कारण है कि उसको जो भुगतान करना होता है या क्रेता को जो भुगतान करना होता है वो तत्काल भुगतान नहीं करता बल्कि किस्तों में भुगतान करता है, जैसे कि अनुबंध में दिया हो या जो शर्तें लागू किया गया है उस शर्तों के अनुसार। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे किस्तों में भुगतान। तो निश्चित रूप से इस पद्धति में माल की पूरी कीमत का भुगतान तुरंत नहीं किया जाता, बल्कि कुछ राशि का भुगतान माल की सुपुर्दगी के समय कर दिया जाता है और बाकी राशि का भुगतान किस्तों में किया जाता है, और यह किस्त की राशि अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट, क्रेता को माल के प्रयोग का अधिकार। जैसे ही ये अनुबंध पूरा होता है वैसे ही विक्रेता माल को क्रेता को दे देता है, क्रेता उस माल को प्राप्त कर लेता है, और जैसे ही वो माल प्राप्त करता है उसको प्रयोग करने का अधिकार उसको मिल जाता है और वो उसको उपयोग में लाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रेता का स्वामित्व, ओनरशिप विद द सेलर। भले ही यहाँ पर वस्तुओं का हस्तांतरण कर दिया हो, क्रेता ने प्राप्त कर लिया उस वस्तु को विक्रेता से और क्रेता उस वस्तु का उपयोग भी करने लग गया, लेकिन उस पर स्वामित्व जो होता है वो विक्रेता का ही होता है, और ये स्वामित्व विक्रेता का तब तक होता है जब तक क्रेता पूरी राशि का भुगतान न कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेता का स्वामित्व, ओनरशिप ऑफ द परचेजर। क्रेता का स्वामित्व तब होता है जब वह अंतिम किस्त की राशि का भुगतान विक्रेता को कर देता है। विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार। विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार तब होता है जब क्रेता
उस माल के क्रय की शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं करता है या फिर भुगतान करने में लापरवाही करता है, तो ऐसी स्थिति में क्रेता को माल वापस देना पड़ता है, या ये कहा जाए कि विक्रेता अपने माल को वापस ले सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, किस्तों का विक्रेता द्वारा हरण, टू फॉरफिट द इंस्टॉलमेंट पेमेंट। यदि क्रेता ने किसी प्रकार की कोई लापरवाही की है किस्तों के भुगतान करने में, या फिर सही ढंग से भुगतान नहीं कर रहा है और या भुगतान बंद कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता माल को वापस ले सकता है। जब विक्रेता माल को वापस लेगा तो वो जो भुगतान किए गए किस्त है उसको वो हरण कर लेता है, उसको वो वापस नहीं करता और उपयोग के बदले में किराए के रूप में उसका हरण कर लेता है या उस पैसे को रख लेता है। अब हम किराया क्रय पद्धति के लाभ के विषय में देखते हैं कि क्या लाभ है। एडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज सिस्टम, मैंने बोर्ड पे पहले ही कुछ पॉइंट्स लिख दिया है, आप देखेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्रेता को क्या लाभ होता है। एडवांटेजेस टू द परचेजर, क्रेता को लाभ। और पहला पॉइंट इसमें लिखा है मूल्यवान वस्तु का उपयोग, यूज ऑफ कॉस्टली गुड्स। कई बार हम देखते हैं कि कोई वस्तु हम खरीदना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है या उतना बजट नहीं है जितना वस्तु का मूल्य है, तो ऐसी स्थिति में हायर परचेज सिस्टम में यह सुविधा दी गई है कि आप उसका भुगतान किस्तों में कर सकते हैं, किस्तों में चुकाना संभव होता है, जिससे क्रेता जो है वो मूल्यवान वस्तुओं का उपयोग आसानी से कर सकता है। दूसरा पॉइंट है वस्तु वापसी की सुविधा। ठीक है, वस्तु वापसी की सुविधा। यदि आप उस वस्तु को खरीद लिए और उसका उपयोग कर रहे हैं और बाद में पता चलता है कि उसकी उपयोगिता उतनी नहीं है जितना हमने सोचा था, तो हम इसकी अगली किस्त भुगतान करने के पूर्व विक्रेता को माल वापस कर सकते हैं और अनुबंध जो है वो रद्द कर सकते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट है मरम्मत की सुविधा। ये मरम्मत की जो सुविधा है वो एक हद तक के विक्रेता जो है वो फ्री में करता है। यदि उसमें कोई सामान या कोई पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसको चेंज करना होता है, सिर्फ उन्हीं का कॉस्ट वो लेता है, तब तक जब तक कि उसकी पूर्ण किस्त या पूरी अंतिम किस्त का भुगतान हम नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सुविधा और मिलता है ग्राहक को कि मरम्मत कराना है या रिपेयरिंग कराना है, तो रिपेयरिंग की सुविधा विक्रेता के द्वारा दिया जाता है। मितव्ययिता की भावना। ठीक है, जब व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है या वो किस्तों में सामान खरीदता है, तो आगे उसके ऊपर एक बर्डन ये भी रहता है, एक विचार ये भी करता है वो कि मुझे कल के दिन इसका किस्त का भुगतान करना है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने बाकी खर्चों में थोड़ा सा मैनेज करते हुए या एक्स्ट्रा खर्चा ना करते हुए पैसे को बचाता है ताकि किस्त की राशि को सही समय पर वो दे सके, यानी कि अधिक से अधिक बचत पर वो ध्यान देता है। फिर लास्ट पॉइंट है इसमें भुगतान की सुविधा। ठीक है, कन्वीनियंट इन पेमेंट। तो भुगतान की सुविधा इसलिए होता है क्योंकि एक साथ उसको या एक मुश्त राशि उसको नहीं देना है। कई बार ऐसा होता है कि पैसा हम जोड़ने की तैयारी करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, पता चलता है कुछ रेट और बढ़ गया, फिर हम कुछ और जोड़े तब तक कुछ रेट और बढ़ गया, और ऐसे देखते देखते सालों निकल जाता है। तो एक सुविधा ये होता है कि हम उसको उसका जो भुगतान है वो किस्तों में कर सकते हैं, और किस्त भुगतान की सुविधा होने के कारण से उसका उपयोग क्रेता तुरंत कर सकता है। फिर इसके बाद आते हैं विक्रेता को क्या क्या लाभ होता है। एडवांटेजेस टू दी सेलर। पहला लाभ तो उसको यह होता है कि विक्रय में वृद्धि होता है, इंक्रीज इन सेल। अगर वो उधार बेच रहा है या किस्तों में माल को बेच रहा है तो लेने वालों की संख्या नगद क्रय करने वालों की संख्या में थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो एक फायदा विक्रेता को होता है कि वो सामान को किस्तों में बेचता है तो विक्रय में वृद्धि हो जाती है। दूसरा पॉइंट नियमित किस्त की प्राप्ति। देखो, जब हम माल बेचेंगे तो एक निश्चित समय के बाद उसका किस्त
हमारे पास आते जाएगा या सामने वाला किस्त का भुगतान करते जाएगा। तो एक नियमित रूप से किस्त हमको प्राप्त होते रहेगा, हमको पता रहेगा कि इस समय या इस महीने में कितनी राशि हमको किस्त के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो एक नियमित किस्त के रूप में राशि प्राप्त भी विक्रेता करता है। तीसरा पॉइंट है अधिक मूल्य की प्राप्ति। अधिक मूल्य की प्राप्ति इस तरह से होता है कि अगर मैं नगद बेचूं तो एक कैश प्राइस या नगद मूल्य होगा, लेकिन मैं अगर उसको किस्तों में बेचूं तो किस्तों में निश्चित रूप से नगद मूल्य, अभी जो पैसा प्राप्त करने वाला हूं पूरा पैसा मुझे 2 साल बाद मिलना है या 5 साल बाद मिलना है, तो निश्चित रूप से उसमें ब्याज की राशि भी जुड़ा हुआ रहेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है आज की डेट में बेचने का उससे कहीं ज्यादा राशि हमको मिल जाता है जब हम उसको किस्तों में बेचते हैं ब्याज के रूप में। ठीक। मधुर संबंध, ग्राहक यानी कि क्रेता और विक्रेता दोनों बार बार मिलते रहते हैं। देखो किस्त की राशि का भुगतान करना है तो ये हो सकता है मासिक हो सकता है 15-15 दिन में हो सकता है 3-3 महीने में हो, तो वो उस बीच में मिलेंगे, क्रेता विक्रेता से मिलते रहते हैं, जिसके कारण से उनके बीच एक अच्छा संबंध बन जाता है और इससे विक्रय की संभावना बढ़ जाती है। लास्ट पॉइंट है अन्य वस्तुओं की विक्रय की संभावना। जब क्रेता किस्त का भुगतान करने के लिए विक्रेता के पास जाता है तो वहां पर और भी वस्तुएं मौजूद होती है। बार बार आने जाने से उसकी दृष्टि विक्रेता के अन्य वस्तुओं पर भी जाता है, जिससे अन्य वस्तु के विक्रय की संभावना बढ़ जाती है विक्रेता के लिए। चलिए किराया क्रय पद्धति से लाभ के पश्चात किराया क्रय पद्धति से क्या क्या हानियां हैं वो देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं क्रेता को क्या हानि होता है। पहला पॉइंट है अधिक मूल्य का भुगतान। क्रेता जब वस्तु को क्रय करता है तो उसका भुगतान उनको किस्तों में करना होता है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है। जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है तो जितनी राशि नगद भुगतान करते समय करना होता है उससे कहीं अधिक राशि उसको किस्तों में पेमेंट करना होता है। तो जो अतिरिक्त राशि ब्याज के रूप में दिया जाता है, जिसके कारण से उसको जितना मूल्य उससे अधिक मूल्य का भुगतान करना पड़ जाता है। वस्तु बेचने व गिरवी रखने का अधिकार नहीं। क्रेता को उस वस्तु को न तो बेचने का अधिकार होता है और न ही आवश्यकता पड़ने पर गिरवी रखने का अधिकार होता है, क्योंकि उस वस्तु पर क्रेता का कोई स्वामित्व ही नहीं होता जब तक अंतिम किस्त की राशि का भुगतान वह नहीं कर देता। तो ऐसी स्थिति में गिरवी रखने का या बेचने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि स्वामित्व ही उसका नहीं है, तो न गिरवी रख सकता है और न ही बेच सकता है। तीसरा है वस्तु वापसी का भय। यदि विक्रेता किसी कारण से या कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है कि वो पेमेंट नहीं कर पाता इंस्टॉलमेंट का या किस्त का भुगतान नहीं कर पाता, या उसको डर बना रहता है कि आगे चल के वो किस्त का भुगतान शायद ना कर पाए, तो एक डर रहता है कि किस्त का भुगतान नहीं करेगा तो उसकी संपत्ति वापस चली जाएगी या जो वस्तु क्रय किया है उसको विक्रेता वापस ले लेगा, साथ में जितनी राशि का भुगतान उसके द्वारा किया गया है वह राशि विक्रेता के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनावश्यक वस्तुओं का क्रय। निश्चित रूप से जब पैसा नहीं होता है तो हम इंतजार करते हैं उस वस्तु को क्रय करने के लिए, और तब तक हमको पता चल जाता है कि उस वस्तु की कितनी हमको आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई किस्त में देने के लिए तैयार हो जाए, किस्त भुगतान पद्धति के आधार पर देने के लिए तैयार हो जाए, तो कई बार हम ऐसे वस्तु को भी क्रय कर लेते हैं जिनकी आवश्यकता हमको नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो है क्रेता को होने वाले हानियां। अब देखते हैं विक्रेता को क्या क्या हानि होती है। पहला पॉइंट है अधिक पूंजी की आवश्यकता। विक्रेता को पूंजी की मात्रा अधिक लगानी होती है फर्म में, क्योंकि जब विक्रेता उस वस्तु को क्रय करके लाता है तो वो चाहता है कि अधिक से अधिक लाभ मिले, इसलिए वो नगद पूंजी लगाता है और नगद क्रय करके लाता है। लेकिन जब माल को बेचता है तो भी वो चाहता है कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करे और अधिक से अधिक वस्तु का विक्रय हो, इसलिए वो क्या करता है किस्तों में भुगतान करने पर विक्रय कर देता है। तो इनको अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, नगद क्रय करना होता है और उधार बेचना होता है, इसलिए पूंजी की आवश्यकता ज्यादा होती है।
सेकंड पॉइंट है किस्त वसूलने में कठिनाई। वस्तु के क्रेता से समय समय पर किस्त की राशि प्राप्त करने में विक्रेता को कठिनाई होता है और कई बार तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दोनों के बीच, क्रेता और विक्रेता के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। तीसरा पॉइंट है वस्तु वापस प्राप्त करने में कठिनाई। सैद्धांतिक रूप से किस्त भुगतान पद्धति में यह देखा जाता है कि भुगतान प्राप्त न होने पर विक्रेता को वस्तु वापस लेने का अधिकार होता है, ठीक है, लेकिन व्यवहार में क्रेता से वस्तु सरलता पूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यह्रास की क्षति। मान लीजिए कुछ किस्त का भुगतान क्रेता के द्वारा नहीं किया गया और विक्रेता उस वस्तु को वापस लेने के लिए वहां पहुंचता है और वापस लेने का जो कार्रवाई है वो करता है और वापस भी प्राप्त कर लेता है वस्तु को, लेकिन अब वो वस्तु यूज किया जा चुका है, उपयोग में लाया गया है वो, और उपयोग में चूंकि आ गया है इसलिए उसका वास्तविक मूल्य जो होता है वो नए की अपेक्षा कम हो जाता है। तो एक तरह से जो मूल्य ह्रास होता है उसकी क्षति भी विक्रेता को ही वहन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है खर्चीली प्रणाली या खर्चीली पद्धति। इस पद्धति में देखते हैं आपके हर महीना पैसा आएगा, किस्तों में पैसा आएगा, तो लेखांकन प्रविष्टियां बढ़ जाता है उनका, विक्रेता का। साथ ही साथ कई बार पत्र व्यवहार भी करने होते हैं, कुछ व्यक्ति को भेजना होता है, पैसा वसूल नहीं हो रहा है, तो इन सब चीजों में विक्रेता का जो खर्च है वो बढ़ जाता है। आज हमने हायर परचेज सिस्टम किराया क्रय पद्धति में देखा कि किराया क्रय पद्धति का अर्थ क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, और हायर परचेज सिस्टम से क्रेता और विक्रेता को क्या क्या लाभ और हानियां होती है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे आगे के पोर्शन को। थैंक यू।